नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे चंद्रबाबू नायडू का जीवन परिचय। इस जीवन परिचय सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950, जिन्हें बाबू या CBN के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय राजनीतिक राजनेता और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 1995 से 2004, 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री और 2004 से 2014, 2019 से 2024 तक आंध्र प्रदेश के विपक्षी नेता के रूप में भी कार्य किया। वे 2015 से तेलुगु देशम पार्टी TDP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये एन चंद्रबाबू नायडू का प्रोफाइल फोटो है। नायडू 2000 आंध्र प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया। उस समय राज्यपाल S अब्दुल नजीर थे। इससे पहले BN जगनमोहन रेड्डी राज्यपाल थे। अतिरिक्त मंत्रालय पदभार ग्रहण 12 जून 2024 को मंत्रालय एवं विभाग, निवेश मंत्रालय के अधीन था। आधारभूत संरचना, खुशी सूचकांक, समान प्रशासन, अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए। इससे पहले VS जगनमोहन रेड्डी कार्यकाल 11 जून 2014 से 29 मई 2019 तक। राज्यपाल ESN नरसिम्हन थे। डिप्टी निकामयाल चिन्नाराजपा थे। अलमारी नायडू तृतीय थे। इससे पहले राष्ट्रपति शासन था। इसके द्वारा सफल VS जगनमोहन रेड्डी। अतिरिक्त मंत्रालय कार्यकाल 8 जून 2014 से 29 मई 2019 तक। मंत्रालय एवं विभाग, निवेश मंत्रालय था। आधारभूत संरचना मंत्रालय था। छायांकन मंत्रालय था। खुशी सूचकांक था। समान प्रशासन, अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए थे। इनके द्वारा सफल VS जगनमोहन रेड्डी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए इन्होंने ये कार्यवाद किया। अब हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। व्यक्तिगत विवरण। जन्म S चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950। लगभग आयु इनकी 74 वर्ष। ये नरवरी पले मद्रास राज्य भारत के अब आंध्र प्रदेश भारत में है। राजनीतिक दल तेलुगु देशम पार्टी। स्थापना हो तो 1983 में। वर्तमान में अभी भी है। अन्य राजनीतिक संबद्धता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 से 1983 तक। जीवन साथी नारा भुवनेश्वरी M 1981 में। बच्चे नारा लोकेश पुत्र है। रिश्तेदार नंदा मूरी। नारा परिवार देखें। इस निवास स्थान अमरावती आंध्र प्रदेश भारत में है। अल्मा सेंटर मेटर श्री वेंकटेश विश्वविद्यालय। संभाले गए पद 1975 से 1977 तक। स्थानीय युवा अध्यक्ष कांग्रेस के रहे। 78 से 83 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा के सदस्य। चंद्रगिरी निर्वाचन क्षेत्र में 1980 से 1983 के बीच संयुक्त आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री। 1985 से 1994 तक तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव रहे। 1989 से आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य। कुप्पम निर्वाचन क्षेत्र 1994 से 1995 में। आंध्र प्रदेश के वित्त एवं राजस्व मंत्री 1999 से 2014 तक। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक 1995 से 1904 तक। संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 1995 से 2014 तक। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष 2004 से 2014 तक। संयुक्त आंध्र प्रदेश के विपक्ष के नेता 2014 से। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
2014 से 2019 तक आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, 2014 से 2018 तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक, 2019 से 2024 तक आंध्र प्रदेश के दूसरे विपक्ष के नेता। नायडू का राजनीतिक जीवन 1970 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू हुआ। 1978 में वे आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 1980 से 1982 तक उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी की निष्ठा बदल ली और टीडीपी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना उनके ससुर नंदमुरी तारक राम राव ने की थी, जिनका उन्होंने शुरू में विरोध किया था। उन्होंने राव का विश्वास हासिल किया, विशेष रूप से 1984 में राव को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के आईएनसी के प्रयास को विफल करने में मदद करने के बाद पार्टी के महासचिव बने। नायडू ने 89 से 1995 तक टीडीपी विधानसभा सदस्य के रूप में कार्य किया, जिस अवधि के दौरान वे एक हाई प्रोफाइल विपक्षी नेता बन गए। 1995 में राव के नेतृत्व में खिलाफ एक अंतर पार्टी तख्तापलट के बाद वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में अपने 2 कार्यकालों के दौरान नायडू की सार्वजनिक छवि एवं आर्थिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास के प्रस्तावक की थी। उनकी नीतियों ने विशेष रूप से हैदराबाद में आधुनिकीकरण और निवेश लाया, जहां उन्होंने हाईटेक सिटी की स्थापना का निर्देशन किया। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका थी। पहली बार 1996 में संयुक्त मोर्चा के संयोजक के रूप में उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का समर्थन किया, जिसमें टीडीपी ने 29 सीटें जीती, जिससे नायडू की राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख राजनेता के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ी। 2014 में पूरे अंतराल की अवधि के दौरान विपक्ष के नेता रहने के बाद नायडू अब शेष विभाजन के कारण आंध्र प्रदेश में जीतकर मुख्यमंत्री के रूप में लौटे। 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में नायडू की पार्टी को चुनावी झटका लगा, जिसमें टीडीपी ने 175 में से केवल 23 सीट जीती। सितंबर 2023 में नायडू को कौशल विकास मामले में कथित संलिप्तता के कारण आंध्र प्रदेश में अपराध जांच विभाग सीआईडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और नवंबर 2023 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। 2024 के राज्य और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया और उनके आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने की उम्मीद है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के नरवरीपले में एक कृषि परिवार में नारा खुर्जरा नायडू और उनकी पत्नी अमन्मा के घर हुआ था। उनका एक छोटा भाई नारा राममूर्ति नायडू और 2 छोटी बहनें। नायडू को विटिलिगो है, एक ऑटोइम्यूनी बीमारी जो त्वचा पर सफेद धब्बे का कारण बनती है। चूंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, नायडू ने 5वीं कक्षा तक शेषपुरम के प्रारंभिक विद्यालय और 10वीं कक्षा तक चंद्रगिरी सरकारी हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1972 में श्री वेंकटेश्वर कला महाविद्यालय तिरुपति से बीए की डिग्री पूरी की। बाद में उन्होंने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1974 में प्रोफेसर डॉक्टर डी.एल. नारायण के मार्गदर्शन में उन्होंने प्रोफेसर एन.जी. रंगा के आर्थिक विचारों के विषय पर अपनी पीएचडी पर काम शुरू किया, लेकिन अपनी पीएचडी पूरी नहीं की। राजनीतिक कैरियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री की पढ़ाई के दौरान एक छात्र संघ नेता के रूप में की। 1975 में वे भारतीय युवा कांग्रेस में शामिल हो गए और पुलिचेरला के उनके स्थानीय अध्यक्ष बन गए। 1975 में देश में आपातकाल
लागू होने के बाद वे संजय गांधी के समर्थक बन गए। एनजी रंगा की मदद से नायडू ने युवाओं के लिए 20% कोटे के तहत कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी हासिल की और 1978 के विधानसभा चुनाव में चंद्रगिरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधानसभा के सदस्य बने। उन्होंने शुरुआत में आंध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम के निदेशक के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें टी अंजना अंजया की सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया। 1980 और 1983 के बीच नायडू ने राज्य सरकार में अभिलेखागार, छायांकन, तकनीकी शिक्षा और लघु सिंचाई सहित विभिन्न विभागों को संभाला। वह 28 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विधायक और उस समय आंध्र प्रदेश में 30 साल की उम्र में मंत्री बने। सिनेमेटोग्राफी मंत्री के रूप में नायडू तेलुगु सिनेमा के एक लोकप्रिय फिल्म स्टार एन टी रामाराव के संपर्क में आए। सितंबर 1981 में उन्होंने राव की दूसरी बेटी भुवनेश्वरी से शादी की। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में एन टी रामाराव, जिन्हें टीएनआर के नाम से जाना जाता है, वे तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया और 1983 में हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की। चंद्रबाबू नायडू, जो उनके दामाद थे, कांग्रेस पार्टी में बने रहे और यहां तक कि अपने ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत भी की। हालांकि नायडू चंद्रगिरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार से हार गए। इसके तुरंत बाद वह तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। शुरुआत में नायडू ने खुद को पार्टी के काम में शामिल किया, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया और सदस्यता रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण किया। उन्होंने नंदा भास्कर राव के तख्तापलट को उत्पन्न सरकार में 1984 के अगस्त संकट के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई। एनटीआर ने नायडू को 1986 में टीडीपी का महासचिव नियुक्त किया। विधायकी कैरियर 89 के लोकसभा चुनाव में नायडू ने टीडीपी उम्मीदवार के तौर पर कुप्पम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और 5000 वोटों से जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव में फिर से सत्ता हासिल कर ली थी, इसीलिए नायडू को विपक्ष में बैठना पड़ा। रामाराव ने उन्हें टीडीपी का समन्वयक नियुक्त किया, जिस हैसियत से उन्होंने विधानसभा में मुख्य विपक्ष की पार्टी की भूमिका को संभाला, जिससे उन्हें पार्टी और जनता दोनों से व्यापक प्रशंसा मिली। इस चरण के दौरान विधानसभा के अंदर और बाहर उनकी भूमिका पार्टी के बाद की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक थी। नायडू ने 1994 में कुप्पम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता। वे एन टी रामाराव के मंत्रालय में वित्त और राजस्व मंत्री बने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 1995 से 1999 तक। 1 सितंबर 1995 को 45 वर्ष की आयु में नायडू ने एन टी रामा राव के नेतृत्व में के खिलाफ एक सफल तख्तापलट के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पार्टी और सरकार में एनटीआर की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती की विवादास्पद भूमिका के कारण आंतरिक विद्रोह शुरू हुआ। नायडू विधायकों के बहुमत का समर्थन हासिल करने में सफल रहे। हालांकि नायडू पहले से ही सत्ता में थे, उन्होंने खुद को ही टीडीपी के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया। नायडू ने एनटीआर की विरासत के रूप में टीडीपी को आगे बढ़ाया और इसे मजबूत बनाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल 1999 से 2004 के बीच। नायडू एक कपड़ा फैक्ट्री में कामगारों से बात करते हुए नजर आई। ये उनकी प्रोफाइल फोटो है। 1999 के राज्य विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी की जीत दिलाई। राज्य विधानसभा में 294 में से 180 सीटें हासिल की। इसके अतिरिक्त संसद चुनाव में टीडीपी ने 42 में से 29 सीटें जीती। लोकसभा में टीडीपी की संख्या ने इसे न केवल भाजपा के सहयोगियों में इतना बड़ा बना दिया, बल्कि लोकसभा में चौथी बड़ी पार्टी बना दी। ये चुनाव नायडू के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थे, क्योंकि वे राज्य के मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष के रूप में उनकी
वैधता का एक महत्वपूर्ण परीक्षण था। सत्ता में उनकी वापसी पर मीडिया ने उन्हें एक मजबूत चुनावी जनादेश हासिल करने वाले आर्थिक सुधारक के रूप में सराहा। हत्या के प्रयास 1 अक्टूबर 2003 को नायडू तिरुपति में अलिपिरी टोल गेट के पास विपुल बार ग्रुप द्वारा दिए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में बच गए। 7 पहाड़ियों के ऊपर भगवान वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सव के वार्षिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए तिरुमाला जाते समय मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया गया। कुल 17 क्लेमोर माइन लगाए गए थे, जिसमें से 9 फट गए। नायडू देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्हें अति वामपंथी नस्लियों ने हत्या के लिए निशाना बनाया था। विस्फोट की गंभीरता को देखते हुए नायडू का मामूली चोटों के साथ बच निकलना चमत्कारी माना गया। पीडब्ल्यूजी ने दावा किया कि उसने विश्व बैंक एजेंट होने के कारण उन पर हमला किया। राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका इस अवधि 1996 से 2004 के दौरान चंद्रबाबू नायडू की राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी उल्लेखनीय है, जो दिल्ली में एक गैर कांग्रेसी गठबंधन राजनीति पर हावी थी। 1996 के संसदीय चुनाव के बाद उन्होंने संयुक्त मोर्चा के संयोजक की भूमिका निभाई, जो 13 राजनीतिक दलों का गठबंधन था, जिसने केंद्र में सत्ता हासिल की। 1996 और 1998 के बीच गठबंधन सरकार का नेतृत्व एच.डी. देवेगौड़ा और बाद में आई.के. गुजराल ने किया। संयुक्त मोर्चा का मुख्यालय नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन में था। इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनावों के बाद राष्ट्रीय मामलों में चंद्रबाबू नायडू का महत्व बढ़ गया। टीडीपी और भाजपा, जिन्होंने राज्य में चुनाव पूर्व समझौता किया था, फिर मिलकर 42 में से 36 सांसद जीते। भाजपा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीडीपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार को अपने 29 सांसदों का समर्थन दिया। टीडीपी सरकार में शामिल नहीं हुई, उसने केवल मुद्दा आधारित समर्थन दिया। नायडू ने दावा किया कि हालांकि बीजेपी ने उनकी पार्टी को 8 कैबिनेट बर्थ की पेशकश की थी, लेकिन टीडीपी केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूर रही और एनडीए सरकार को बाहरी समर्थन की पेशकश की। विपक्ष के नेता 2004 से 2014 था। नायडू ने अपने ऊपर हुए हत्या के प्रयास के तुरंत बाद राज्य विधानसभा को भंग कर दिया। अप्रैल 2004 में संसदीय चुनावों के साथ ही राज्य में चुनाव हुए। टीडीपी सरकार को उच्च बिजली दरों और कृषि क्षेत्र को समर्थन के अनुपस्थिति से प्रेरित सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नवगठित कांग्रेस टीआरएस गठबंधन ने तेलंगाना में टीडीपी की लोकप्रियता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। तेलुगु देशम पार्टी को 42 में केवल 5 सीटें जीती। नायडू को लगा कि पिछले साल आंध्र प्रदेश में पड़े भयानक सूखे के साथ साथ चुनाव का समय आगे बढ़ाना उनकी आश्चर्यजनक हार के प्रमुख कारण थे। 2009 के विधानसभा और संसदीय चुनाव में नायडू को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, जब लोकप्रिय अभिनेता चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम पार्टी का गठन किया और चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया। टीडीपी, जिसने इस बार टीआरएम के साथ गठबंधन किया था, एक बार फिर मौजूदा कांग्रेस पार्टी से हार गई। टीडीपी ने विधानसभा में 92 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस को 156 सीटें मिली, जो विधानसभा में मामूली बहुमत था। चिरंजीवी की प्रजा राज्यम ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। नायडू ने अपनी पार्टी की हार के लिए चिरंजीवी के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश को जिम्मेदार ठहराया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 2014 से 2019 तक। विभाजन के बाद 2014 में नवगठित राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव हुए। नायडू ने भाजपा और जन सेना पार्टी के साथ फिर से गठबंधन किया और विभाजित शेष आंध्र प्रदेश राज्य में 175 सीटों में से 102 सीटें जीतकर सत्ता में लौट आए। टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटें भी जीती। नायडू ने गंटूर के पास आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के मैदान में मंगलगिरी में शेष आंध्र प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी पार्टी
केंद्र में एनडीए सरकार में शामिल हुए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 पोर्टफोलियो रखे। राज्य में 2 कैबिनेट वर्ग भाजपा को आवंटित किए गए थे। नए राज्य में मुख्यमंत्री को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नवजात आंध्र प्रदेश राज्य बना, राजधानी के रह गया और एक प्रमुख आर्थिक केंद्र से वंचित रह गया। नायडू ने विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी के दक्षिणी किनारे पर अमरावती नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया। नायडू के कार्यकाल के दौरान राज्य ने 2015 से देश में विश्व बैंक की व्यापार में आसानी की रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग हासिल की। राज्य ने किया मोटर्स, इसुजी मोटर, पेप्सी, मोंडेज और फॉक्सकॉन जैसी मेगा कंपनियों को आकर्षित किया। 2015 कैश फॉर वोट घोटाला। नायडू का नाम कैश फॉर वोट घोटाले में आया था, जो 2015 के तेलंगाना विधान परिषद चुनाव में वोट खरीदने के लिए टीडीपी की कथित भूमिका से संबंधित था। इसकी शुरुआत तब हुई जब तेलंगाना राज्य के टीडीपी नेताओं को वीडियो फुटेज में पकड़ा गया, जिससे मीडिया में प्रसारित किया गया। कथित तौर पर 2015 के परिषद चुनाव में अपने वोट के लिए एक नामित विधायक एल्विस स्टीफेंस को रिश्वत देने की पेश की गई थी। तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दावा किया कि उसके पास एक रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत है, जो कथित तौर पर एल्विस स्टीफेंसन और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू, जो उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, के बीच हुई थी। टीआरएस, अब बीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दोनों ने मांग की कि नायडू का नाम मामले में लिया जाना चाहिए। हालांकि बाद में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपने आरोप पत्र में नायडू को मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये साबित करने के लिए सबूत नहीं मिले कि नायडू के कहने पर स्टीवेंसन को पैसा भेजा गया था। विशेष दर्जा विवाद और भाजपा से नाता टूटना। मार्च 2018 में टीडीपी ने आंध्र को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से अपने 2 मंत्रियों को वापस ले लिया है। एससीएस का दावा पिछली कांग्रेस सरकार ने एपी पुनर्गठन विधेयक पारित करने के दौरान संसद के पटल पर किया था। इसके बाद नायडू ने एससीएस से इनकार करके आंध्र प्रदेश पर हुए अन्याय के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से टीडीपी के जाने की घोषणा की। 2016 में नायडू ने पहले आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा होने के बाद वित्तीय पैकेज के संबंध में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दी गई घोषणा पर सहमति व्यक्त की थी। इस पृष्ठभूमि में सत्तारूढ़ टीडीपी के एनडीए से हटने के फैसले को विशेष श्रेणी का दर्जा न दिए जाने के संबंध में विपक्ष की बढ़ती आलोचनाओं को राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया। नायडू ने दिल्ली में धर्म परोक्ता दीक्षा न्याय के लिए एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन के रूप में जाने जाने वाली भूख हड़ताल करके इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। इस घटना ने टीडीपी और भाजपा के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण गिरावट को चिन्हित किया। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में टीडीपी ने 2008 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस, टीडीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर बने गठबंधन के चुनाव में टीआरएस अब को हराने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ महाकूटमी महागठबंधन का गठन किया। यह पहली बार था कि टीडीपी, जिसकी स्थापना 1982 में कांग्रेस विरोधी मंच पर हुई थी, ने कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया। इस अवधि के दौरान नायडू आगामी संसदीय चुनाव में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए कांग्रेस के समर्थन में से क्षेत्रीय दलों वाले गैर भाजपा गठबंधन की वकालत कर रहे थे। इस प्रयोग को तेलंगाना चुनाव में विफलता का सामना करना पड़ा और एस चंद्रशेखर राव की टीआरएस ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस के साथ गठबंधन और उसके बाद के हालात नायडू के लिए कड़वे साबित हुए, जिससे गठबंधन में कथित उतार चढ़ाव के कारण उनकी विश्वसनीयता में काफी गिरावट आई। 2019 का चुनाव। 2019 के विधानसभा और संसदीय चुनाव में
सत्तारूढ़ टीडीपी को वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के निर्णायक रूप से हराया गया था। वीएसआरसीपी ने विधानसभा में 175 में से 151 सीटें हासिल करके शानदार जीत हासिल की, जबकि टीडीपी 23 सीटों पर ही सिमट गई। लोकसभा में टीडीपी ने 3 सीटें जीती, जबकि वाईएसआरसीपी ने शेष 22 सीटें हासिल की। नायडू वर्तमान में 2024 में आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः पवन कल्याण की जनसेवा पार्टी के साथ गठबंधन में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नायडू भाजपा का विश्वास हासिल करने का भी प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप और गिरफ्तारी 9 सितंबर 2023 को नायडू को आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग ने 371 करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें मामले में आरोपी संख्या 37 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 10 सितंबर 2023 को वह एसीबी अदालत में पेश हुए और अदालत ने उन्हें 14 दिनों के हिरासत में भेज दिया, जिसके लिए उन्हें महेंद्रवरम की केंद्रीय जेल में ले जाया गया। 52 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उन्हें 31 अक्टूबर 2023 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। व्यवसायिक कैरियर हेरिटेज फूड्स लिमिटेड एक डेयरी उद्यम है जिसे नायडू ने 1992 में शामिल किया था। कंपनी 1994 में सार्वजनिक हुई। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में हेरिटेज फूड का वार्षिक कारोबार 26,429 मिलियन करोड़ रुपए रहा। वर्तमान में नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक का पद संभालती हैं, जबकि नायडू की बहू नारा ब्रह्मगिरी कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करती हैं। हेरिटेज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सैकड़ों आउटलेट हैं और देश के कई राज्यों में इनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। हेरिटेज के पास एक अक्षय ऊर्जा वर्टिकल भी है जो 11 अलग-अलग स्थानों पर कैप्टिव और सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र चलाता है। एचएफएल नायडू की मौजूदा परिसंपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा है। गैर राजनीतिक पहल सशक्त परिवर्तन के लिए वैश्विक मंच चंद्रबाबू नायडू ग्लोबल फोरम फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन जीएफएसटी के अध्यक्ष और निर्देशक हैं, एक संगठन जिसे उन्होंने मार्च 2020 में हैदराबाद में स्थापित किया था। यह एक वैश्विक गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक थिंक टैंक के रूप में तैनात है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों में स्थिरता को बढ़ावा देना है। जून 2023 में जीएफएसटी ने हैदराबाद में डीप टेक्नोलॉजी पर एक सेमिनार आयोजित किया। इसकी परियोजनाओं में भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के साथ संरेखित विजन इंडिया @ 2047 का विकास शामिल है। नायडू ने 15 अगस्त 2023 को विशाखापट्टनम में जीएफएसटी द्वारा लिखित इंडिया @ 2047 नामक एक विजन दस्तावेज का अनावरण किया। एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना 1997 में एम चंद्रबाबू नायडू ने एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की थी। ट्रस्ट कई तरह की गतिविधियों में शामिल है, जिसमें मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, रक्त आदान से सुविधाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना और सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रमों का समर्थन करना जैसी पहल शामिल है। ट्रस्ट हैदराबाद में एक ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर के साथ साथ विशाखापट्टनम और तिरुपति में ब्लड बैंकों का प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त यह हैदराबाद और चिल्लापल्ली कृष्णा जिला में स्कूलों का संचालन करता है। साथ ही हैदराबाद में एनटीआर जूनियर और डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन में संचालित करता है। ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी करती हैं, जो प्रबंध ट्रस्टी के रूप में कार्य करती हैं। आलोचनाएं नायडू को अपनी नीतियों के लिए विभिन्न तिमाहियों से कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और वामपंथी दलों दोनों ने उनके निजीकरण की पहल का कड़ा विरोध किया, उन्हें विश्व बैंक की नीतियों का प्रतीक करार दिया। उनके द्वारा लागू किए गए बिजली क्षेत्र के
सुधारकों को पूरे राज्य में कड़ा विरोध झेलना पड़ा। नायडू ने कथित तौर पर कृषि क्षेत्र पर सूचना प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने के लिए आलोचनाओं को आकर्षित किया, जो राज्य के कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। जबकि कॉर्पोरेट उद्योग ने उन्हें आंध्र प्रदेश इंक के सीईओ के रूप में सम्मानित किया। राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उन्हें गरीब विरोधी मानता था, जो 2004 के चुनाव में हार के रूप में परिलक्षित हुआ। अमरावती नई राजधानी शहर, जिसे उन्होंने अपने नवीनतम कार्यकाल में बनाने की योजना बनाई थी, विभिन्न विवादों के कारण मुश्किलों में घिर गई। सार्वजनिक छवि: चंद्रबाबू नायडू 1995 से 2004 तक अपने 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान देश के सबसे प्रतिष्ठित मुख्यमंत्रियों में से एक थे। वे राज्य स्तर पर उदारीकरण नीतियों के प्रबल समर्थक थे। पश्चिमी मीडिया में उन्हें न केवल भारत में बल्कि विकासशील दुनिया में सबसे होनहार स्थानीय नेताओं में से एक के रूप में सराहा है। आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन के लिए विश्व बैंक से प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य था। नायडू स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते थे। उन्हें 1998 में हैदराबाद के पश्चिम में साइबराबाद से सटे आंध्र प्रदेश की तत्कालीन संयुक्त सरकार द्वारा HITC सिटी और जीनोम वैली को चालू करने, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने और हैदराबाद में आधुनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस शामिल है। 1997 में नई दिल्ली में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स के साथ नायडू की बैठक। उसके बाद 2002 में गेट्स की हैदराबाद यात्रा और 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा ने उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 और 2019 के बीच अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान नायडू ने विभाजित राज्य के लिए एक राजधानी शहर अमरावती के निर्माण की महत्वाकांक्षा परियोजना शुरू की। इस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी नंबर 1 पर राज्य बन गया। पुरस्कार: नायडू ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें इंडिया टुडे से IT इंडियन ऑफ द मिलीनियर, द इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स एशिया से साउथ एशियन ऑफ द ईयर, सार्वजनिक सेवा और आर्थिक परिवर्तन के नेतृत्व के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड और विश्व आर्थिक मंच की ड्रीम कैबिनेट में सदस्यता हासिल की। नायडू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भारत और NDA सरकार के तहत राष्ट्रीय IT पैनल की अध्यक्षता की और उन्हें प्रॉफिट और एकल कॉरपोरेशन की मासिक पत्रिका द्वारा दुनिया के छिपे हुए 7 काम करने वाले आश्चर्यों में से एक के रूप में वर्णित किया गया था। नायडू को 2000 में अमेरिकी बिजनेस स्कूल केलॉग्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा मानद प्रोफेसर की उपाधि की पेशकश की गई थी। वे 2003 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे। वे भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों की 13 सदस्यीय समिति के प्रमुख थे, जिसे 2016 में संघीय सरकार द्वारा गठित किया गया था। इलिनोइस के तत्कालीन गवर्नर जिम एडगर ने उनके सम्मान में 24 सितंबर 1998 को नायडू दिवस बनाया। इंडिया टुडे और B2020 मीडिया द्वारा एक सर्वेक्षण में मिलीनियर का IT इंडियन चुना गया। उन्हें 1999 में टाइम पत्रिका US द्वारा दक्षिण एशियाई वर्ष का नाम दिया गया। 2001 में उन्हें अमेरिका के ओरेकल कॉरपोरेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका प्रॉफिट द्वारा दुनिया भर में छिपे हुए 7 काम करने वाले अजूबों में से एक के रूप में वर्णित किया गया था। इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, सार्वजनिक सेवा और आर्थिक परिवर्तन के नेतृत्व के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2017, भारतीय खाद्य और कृषि परिषद द्वारा वैश्विक कृषि नीति
नेतृत्व पुरस्कार। पुणे स्थित संगठन भारतीय छात्र संघ संसद ने MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस के साथ साझेदारी में 30 जनवरी 2016 को अपने 6वें वार्षिक सत्र में उन्हें आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार मॉडल CM अवार्ड से सम्मानित किया। मई 2017 में सिलिकॉन वैली में वेस्ट कोस्ट समिट में USA इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड मिला। ये हुआ चंद्रबाबू नायडू का जीवन परिचय। जय हिंद, जय भारत।